हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 5 शुरू करते हैं। 2 नवंबर 1942 बेप फ्राइडे शाम को उनके साथ रुकी और सब ने बहुत मज़ा किया। एनी को किसी रीज़न की वजह से वो ढंग से सो तो नहीं पाई क्योंकि उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी। बाकी कुछ खास नहीं हुआ। 5 नवंबर 1942 अब तक मिसेस फ्रैंक और एनी के रिलेशन काफ़ी सुधर गए थे, लेकिन इस हद तक नहीं कि जितने सुधर जाने चाहिए। एक माँ और बेटी के जो रिलेशन होने चाहिए उस हद तक नहीं सुधरे, लेकिन चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, कुछ हद तक सुधर गए। एनी को एहसास हो गया था कि ज़्यादा पढ़ना उससे वो सक्सेसफुल हो सकती है, इसलिए उसने अपना ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में ही वो बिताती थी। ओके। 7 नवंबर 1942 मिस्टर फ्रैंक बीमार पड़ गए थे, एनी के पापा। लेकिन फैमिली किसी डॉक्टर को नहीं बुला सकते थे, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्हें वीक के एंड में मिस्टर फ्रैंक के ऑफिस में जो भी उनके कलीग्स काम करते थे वो सीक्रेट रूम में आए और रुके, इसलिए मिस्टर फ्रैंक को थोड़ा अच्छा लगा। एनी अपनी माँ से अभी भी खुश नहीं थी, क्योंकि जब वो पापा के दोस्त आए हुए थे, उसके कलीग आए हुए थे, उसी के सामने वो उसकी माँ ने एनी को फिर से डांटना शुरू कर दिया था। और वो डांटने के लिए छोटी छोटी गलतियों पे भी वो उसे डांटती रहती थी। और मार्गेट जो भी काम करती थी, मार्गेट को वो कुछ नहीं बोलती थी, वो तो उनकी लाडली थी। लेकिन एनी को हर छोटी छोटी गलती पे उसे डांट मिलती थी। शायद इसी रीज़न की वजह से एनी अपनी डायरी लिखने लगी और उसने ये सारी बातें अपनी डायरी में अपनी बेस्ट फ्रेंड किटी को बता दी, अपनी डायरी को बता दी, उसमें लिख दी। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मिस्टर फ्रैंक अब बीमारी से थोड़े अच्छे हो रहे थे, उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, वो ठीक होने लगे थे। 9 नवंबर 1942 9 नवंबर 1942 को पीटर 16 ईयर्स का हो गया था, 16 साल का, और उसे कई सारे गिफ्ट मिले, जैसे मोनोपोली का गेम, एक रेज़र दाढ़ी बनाने वाला, और एक लाइटर। जो छिपे हुए लोग थे वो खाने के बारे में सोचने लगे। खाने का जो भंडार था, जो स्टोर था, जो स्टोरेज उन्होंने करके रखा था, वो उनको लगा कि अब बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि बाहर महंगाई बहुत बढ़ रही थी। उन्होंने खाने के लिए 100 डिब्बे और 300 पाउंड बोरों की बीन्स खरीदी थी। बीन्स को ऊपर ले जाने के टाइम एक बहुत ही बड़ी बोरी वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। सब लोग बहुत डर गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, बहुत शोर हुआ। उन्होंने बीन्स को इकट्ठा किया और ये मुश्किल काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तभी उन्होंने रेडियो पे सुना कि अल्जीरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये न्यूज़ उन्होंने सुनी। 10 नवंबर 1942 एक सीक्रेट रूम में जो भी लोग रह रहे थे, उसमें अब एक नए लोग आने वाले थे। उनको परमिशन मिल गई थी कि वो सीक्रेट रूम में अब एक और पर्सन आ रहे थे। एनी को जो नए लोग आ रहे थे उसे मिलने की बहुत ही उत्तेजना थी, वो बहुत ही उत्सुक थी, बहुत ही क्यूरियस थी कि कौन आएगा, कैसे होंगे, कैसे रहेंगे। और जो नए लोग थे उसमें था एल्फ्रेड डसेल, जो एक डेंटिस्ट था, डॉक्टर था, दांत का डॉक्टर, जिसकी शादी एक ईसाई महिला से हुई थी, एक ईसाई लड़की से उसने शादी की थी। 12 नवंबर 1942 मिस्टर डसेल बहुत ही अच्छे उनको लगा जब मियप ने उन्हें छिपने की जगह, जो एक सीक्रेट रूम के बारे में बताया। लेकिन उन्होंने अपने हिसाब किताब लगाकर उन्होंने कहा कि वो अपने मरीज़ों का इलाज करके बाद में वहाँ जाने का फ़ैसला करेंगे। मिस्टर डसेल ने मिस्टर क्लेमेंट के साथ एक टाइम पे, एक अच्छे टाइम देखकर रात को उन्होंने मीटिंग फिक्स की और वो मिले। मियप ने भी उन्हें वो सीक्रेट रूम के जगह के बारे में बताया। 17 नवंबर 1942 जब मिस्टर डसेल फ्रैंक फैमिली से मिले तो वो बहुत ही
खुश हो गए और थोड़े चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि फ्रैंक फैमिली बेल्जियम में है, वो यहाँ कैसे हो सकती है। वॉन डॉन्स वो फैमिली तो मिस्टर डसेल के आने से ही, जैसे ही वो एंटर हुए, उन्होंने एक रूल्स एंड रेगुलेशन की एक लिस्ट उनके हाथों में थमा दी कि भाई साहब यहाँ पर ऐसे रहना है, ये देख लो। 19 नवंबर 1942 मिस्टर डसेल एनी के कमरे में उसके साथ रहे। उन्होंने एनी को बहुत ही चौंका दिया, थोड़ा थोड़ा डरा भी दिया, क्योंकि बाहर जो भी घटनाएं हो रही थी, जो भी इंसिडेंट बहुत ही डरावने, कि जिसमें शामिल थे जैसे महिलाओं, लेडीज़ और चिल्ड्रन की हत्याएं हो रही थी, उनका मर्डर हो रहा था, ये सारी बातें बताई। एनी को लगा कि वो बहुत ही लकी है कि उसे ये सीक्रेट रूम मिल गया और वो यहाँ पे बहुत ही सेफली रह रही थी। उसे लगा कि चलो मैं बहुत ही लकी हूँ कि इन सारी कठिनाइयों से मैं बहुत दूर हूँ। और उसे लगा कि उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, वो ये सब झेल रहे हैं बाहर, उसका एक ही कारण है कि वो यहूदी है। नेक्स्ट 20 नवंबर 1942 एनी न्यूज़ सुनकर बहुत ही दुखी थी कि बाहर ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने फैसला किया कि वो सारा टाइम रोते हुए नहीं बिताएगी, क्योंकि वो इस दुख से, इस प्रॉब्लम से वो बाहर आना चाहती थी, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना चाहती थी। 28 नवंबर 1942 एनी को लगने लगा था कि मिस्टर डसेल वो बहुत ही डिसिप्लिन इंसान है। उसे ये भी एहसास हो गया था कि उसे लगने लगा था कि वो ज़्यादा लाइट यूज़ कर रहे हैं, बिजली ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपने लिए। जो एक लिमिटेड टाइम होता है, उसी टाइम पे लाइट शुरू करनी है और नेक्स्ट उसी टाइम पे जो टाइम डिसाइड किया गया है उस टाइम पे बंद कर देनी है। लेकिन मिस्टर डसल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, इसलिए फ्रैंक फैमिली ने सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाना शुरू कर दिया, क्योंकि 4 साढ़े 4 बजे उसके बाद अंधेरा हो जाता था। इसलिए उन्होंने टाइम स्पेंड करने के लिए, टाइम पास करने के लिए कुछ पज़ल सॉल्व करने लगे। इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है और किस तरह से उसे प्रोनाउंस किया जाता है, किस तरह से सीखा जाता है, वो सारी बुक्स वो रिवीजन करने लगे। बाद में फिर ये सब चीज़ें भी बोरिंग लगने लगी। एनी के पास एंटरटेनमेंट का ऐसा कोई साधन एक था। उसके पास एक बहुत ही अच्छी दूरबीन थी, एक दूरबीन। वो उससे आसपास के जो भी नेबर्स थे, जो भी पड़ोसी थे, उनके कमरे में उसने झांकना शुरू कर दिया। हाँ हाँ।